नमस्कार सभी को राम राम। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कृष्णमूर्ति पद्धति में यानी केपी एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो प्रश्न कुंडली का निर्माण का आधार होता है, हमारे केपी ज्योतिष के अंतर्गत जो प्रश्न कुंडली बनता है उसका आधार क्या और वो कैसे काम करता है, मतलब वो किस तरह से बनता है, उसका टोटल ब्रेकअप बताऊंगा और ये प्रश्न कुंडली क्यों बनाया जाता है, ये तमाम चीजों और भी सारी चीजों का जिक्र करूंगा मैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे प्रश्न कुंडली का निर्माण केपी ज्योतिष में यानी केपी एस्ट्रोलॉजी में तभी होता है जब कोई तत्काल घटना के बारे में विद इन 1 आवर, हाफ आवर होने वाला है या 1-2 दिन में होने वाला है, तो ये ज्यादा ही इफेक्टिव माना जाता है। कौन? प्रश्न कुंडली। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रश्न कुंडली अपरिहार्य रूप से जरूरत है, ऐसा नहीं है। जिसका लग्न कुंडली हो उससे भी भावचलित कुंडली यानी कि केपी कुंडली बन सकता है। भावचलित को बहुत लोग केपी कुंडली बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम है। भावचलित क्यों नाम रखा गया? भावचलित इसलिए नाम रखा गया कि वही जो भचक्र है, जो हमारा आकाश मंडल है, उसको 360 डिग्री में विभाजित किया जाता है। मैं पिछला वीडियो बनाया हूं और उसको इसमें अंडाकार माना जाता है आकाश मंडल को, मतलब एकदम गोल नहीं। तो इस तरह से वो प्लेसिडस हाउस कहां से आया? एक इटालियन मॉन्क थे, मॉन्क मतलब साधु, और 17वीं शताब्दी के करीब उन्होंने वो एस्ट्रोनॉमर भी थे, खगोलवेता भी थे, तो और एस्ट्रोलॉजी के बहुत अच्छे जानकार थे, रिसर्चर थे। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था प्लेसिडस हाउस। उनका नाम भी था प्लेसिडस डी लाइटाइटिस, उनका नाम था। तो उन्हीं के नाम पर प्लेसिडस हाउस पड़ा। तो इस तरह से अगर हमारा लग्न कुंडली भी है तो उसको हम केपी कुंडली में या भावचलित कहिए, भावचलित नाम नहीं है, भावचलित एक कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पे जो बनाया जाता है कुंडली, उसको भावचलित कुंडली लोग बोल देते हैं। हालांकि भावचलित तो ऐसा नहीं कि उसका रिनोट नाम है, तो भावचलित भी कुंडली बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पे अभी फिलहाल हम देखते हैं, मान लीजिए किन्हीं का जन्म कुंडली भी नहीं हो और बेचारे कोई इंसान आपके पास आता है और पूछता है कि बताइए आज मेरा इंटरव्यू है, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा कि नहीं, यानी मैं इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकता हूं कि नहीं, आज जो मेरा इंटरव्यू होने वाला है। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने में ही सारे सवालों का जवाब आपका मैं दे दूंगा जो मैं पहले बताया। तो आइए देखते हैं। यहां पे जैसे कोई व्यक्ति पूछा कि आज मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा, क्वेश्चन मार्क है, होगा मतलब होगा या नहीं, तो उसका उत्तर कैसे हम लोग बताएंगे? देखिए, उसके लिए हमको उसको 1 से लेकर 249 तक जो है हमारा, इसको निरायण चार्ट बोलते हैं, या तो हमारे लिंक में जाइएगा वीडियो का तो मैं दे दूंगा, ऐसे नेट पे भी अवेलेबल है। वो क्या है? जो उप नक्षत्रों की संख्या है। ठीक है, ऐसे तो कैलकुलेशन पर 243 आता है, ठीक है, 27 × 9, लेकिन 6 जो और उप नक्षत्र जुड़ जाते हैं। आप लोग सोचे होंगे ये 27 से 9 से जब गुणा कीजिएगा तो 249 नहीं आएगा, 243 आएगा। लेकिन 249 कैसे आया? क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाता है, एक ही उप नक्षत्र का एरिया कोई कोई का बड़ा हो जाता है और वो 2 जगह उप नक्षत्र कवर करता है, तो इसलिए संख्याएं बढ़ जाती है। ऐसे जनरली सामान्यतः एक नक्षत्र का 9 उप नक्षत्र में विभाजन किया जाता है, 9 डिवीजन 9। ठीक है, इस तरह से ये 249 होता है। ये हमारे सॉफ्टवेयर में भी रहता है, चाहे एस्ट्रोसेज ऐप हो या कोई भी हो, तो देखिएगा उसमें उसके अनुसार दिया रहता है, या किन्हीं के पास केपी रीडर भी होगा तो उसमें भी देख सकते हैं। इजीली अवेलेबल है, कोई टफ चीज नहीं है। कैलकुलेशन भी करने मैं बता दूंगा कि ये कैसे कैलकुलेशन होता है। तो 1 से लेकर 249 तक के संख्याओं में से हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई
फ्रॉम 1 to 249 जस्ट यू सिलेक्ट वन, कोई भी संख्या एक नंबर सिलेक्ट करो। वो तो आया है अपना सवाल पूछने, तो मैं उसको एक ऑप्शन दूंगा, वो सिलेक्ट करेगा। मान लीजिए उसमें से वो सिलेक्ट किया, उसका क्वेश्चन तो हो गया है कि मेरा इंटरव्यू आज क्लियर होगा या नहीं। अब आगे का ये मैं प्रोसेस बता रहा हूं। तो उसको हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के लिए उसको मैंने ऑप्शन दिया कि 1 से लेकर 249 तक का कोई भी संख्या सिलेक्ट कर लो, क्योंकि उसका प्रश्न कुंडली बनाएंगे ना। सपोज किया जा रहा है कि लग्न कुंडली नहीं है या होगा भी तो घर में छोड़ के आया है, कोई सुविधा नहीं है, ठीक है, वो जल्दीबाजी में है तो उसको बताना है। तो इस तरह से वो सिलेक्ट किया। मान लीजिए वो 13 संख्या को सिलेक्ट किया। किस संख्या को सिलेक्ट किया? 13 नंबर को सिलेक्ट किया कि भैया मैं 13 नंबर सिलेक्ट किया हूं, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग कैसे कार्य करेंगे? बहुत ही थीमेटिक है और बहुत ही इजी है, लेकिन ये बेसिक नहीं समझिएगा ना तो ऊपर ऊपर से रूलिंग प्लैनेट, कार्जेस, सिग्निफिकेटर रटते रह जाइएगा, आपका क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट केपी एस्ट्रोलॉजी का। एंड फाइनली यू विल नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट अबाउट एनीथिंग बेस्ड ऑन द केपी एस्ट्रोलॉजी। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द डिटेल्स। ये बहुत जरूरी है इसका विस्तृत जानकारी लेना। जी हाँ, ये बेसिक है, फाउंडेशन। अब हम यह भी जान लेंगे कि यह 1 से 249 संख्या उप नक्षत्रों की संख्या है जिसका ब्रेकअप निम्न प्रकार से होता है। मैं बताया ना इसका ये कैसे आता है। ये 13 संख्या तो बोल दिया। हमारा उद्देश्य क्या है? प्रश्न कुंडली बनाना। प्रश्न कुंडली सिर्फ बना के छोड़ देने से नहीं ना होगा, प्रश्न कुंडली बनाएंगे। उसके साथ साथ हमारा क्या उद्देश्य है? उसके क्वेश्चन का आंसर देना, यानी प्रेडिक्शन देना कि उसका इंटरव्यू आज क्लियर होगा कि नहीं। तो उसके लिए हमको ये तमाम चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इफेक्टिव है, और ये समझ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सक्षम हो जाएंगे किसी तरह का प्रेडिक्शन देने में। इस तरह का कोई भी आए, इस तरह का सवालों का जवाब देने में 100% सही होगा। अब मैं भगवान तो नहीं हूं, साधारण इंसान हूं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और जो मैंने अध्ययन किया उसके आधार पे इतना पिन पॉइंट प्रिडिक्शन देता है केपी एस्ट्रोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट यू शुड नॉट कमिट द मिस्टेक। आपके द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अब देखते हैं यहां पे। अब हम यह भी जान लेंगे कि 1 से लेकर 249 संख्या उप नक्षत्रों की संख्या है जिसका ब्रेकअप कैसे होता है भाई, निम्न प्रकार से है। देखिए मेष राशि। अब हम 9 संख्या एक नक्षत्र में, मैं बताया ना कि एक नक्षत्र का डिवीजन 9 गो होगा। तो देखिए यहां पे मेष राशि में कितने नक्षत्र आएंगे? हम सभी जानते हैं कि 3 नक्षत्र आते हैं। वो अलग बात है कि तीसरा नक्षत्र जो आता है उसका एक चरण ही आता है, दैट इज अनदर इशू। लेकिन यहाँ पे नक्षत्र अगर बेसिकली पूछा जाए तो एक राशि में कितना आएंगे? नहीं, 3 नक्षत्र आएंगे। 3 नक्षत्र आएंगे, 2 नक्षत्र का 4-4 चरण पूरा आ जाएगा, और एक जो 9वां चरण आएगा वो तीसरा नक्षत्र का आएगा। तो इस तरह से 9 चरण भी आते हैं, और एक नक्षत्र का 9 डिवीजन होता है तो उप नक्षत्र बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए मेष राशि में पहले ही मैं लिख दिया हूं कि वीडियो ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो। ये 3 नक्षत्र, पहला नक्षत्र शुरू करते हैं। शुरू में अश्विनी नक्षत्र, इसके स्वामी केतु हुए। इसमें एक राशि जो 30 डिग्री की होती है उसमें से 0 डिग्री से लेकर कितना हो जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट तक ये आया पहला नक्षत्र। अब केतु के इस नक्षत्र को विषुवंतरी दशा के अनुपात में बांटा गया है। विषुवंतरी दशा के ही अनुपात में बांटा जाता है। विषुवंतरी दशा में अनुपात में बांटने से क्या होता है कि जिस ग्रह का महादशा चल रही है उसी का सबसे पहले वो आएगा नाम, ठीक है। जैसे केतु की चल रही है तो केतु का आएगा। अब नंबर विभाजन को देखते हैं कि उप नक्षत्रों की गिनती 1 से 9 तक खत्म हो गई। किसमें खत्म हो गई भाई? तो अश्विनी नक्षत्र में। क्यों 1 से लेकर 9 तक ही हुआ? क्योंकि 9 डिवीजन में किया गया एक नक्षत्र को, 9 उप नक्षत्रों में बांटा गया। सब लोग भी कहते हैं उप नक्षत्र को। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन होगा मेरा कमेंट बॉक्स में डाल देने का है। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू, ठीक है। यहां पे विषुवंतरी दशा का अनुपात में बांटा गया है।
ये तो देख ही लिए। अब देखिए यहां पे नंबर विभाजन का अगर देखें तो हम पहला नक्षत्र के यहां उप नक्षत्रों की गिनती 1 से लेकर 9 तक खत्म हुई। किसमें खत्म हुआ? अश्विनी नक्षत्र में खत्म हो गई। लेकिन यहां अभी भी पहला नक्षत्र अश्विनी अभी खत्म हुआ है। मेष राशि अभी भी बाकी है, यानी कि अश्विनी नक्षत्र खत्म हुआ है, हमारा संख्या जो है 1 से लेकर 9 तक खत्म हो गया है। अब जो दूसरा नक्षत्र चलेगा वो 10 नंबर से चलेगा। हमारा संख्या कितना बताया है ये भूलना नहीं है। जो हमारा आया है पूछने या तक, वो पूछने आया है, वो क्या संख्या मन में पकड़ के बताया है? 13, संख्या 13। तो अब देखते हैं कि 13 किस नक्षत्र में पड़ता है। मेरा उद्देश्य वही है, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहां उप नक्षत्रों की गिनती 1 से लेकर 9 तक खत्म हो गई। किसमें? अश्विनी नक्षत्र में। लेकिन यहां अभी पहला नक्षत्र अश्विनी अभी खत्म हुआ है, अभी दूसरा नक्षत्र शुरू नहीं हुआ है। अब मेष राशि अभी भी बाकी, अभी मेष राशि भी खत्म नहीं हुआ। डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि एक नक्षत्र खत्म हुआ तो अब दूसरा नक्षत्र भी चलेगा, उसमें भी 9 डिवीजन होंगे। अब देखिए ये जो दूसरा नक्षत्र अब शुरू होगा तो दूसरा नक्षत्र कौन चलेगा? भरणी। ये भरणी छूट गया है, भरणी नक्षत्र इसके स्वामी शुक्र हुए। अब शुक्र का कितना डिग्री से कितना डिग्री? एक राशि है, 3 नक्षत्र मैं पहले ही बता दिया हूं। अब 3 नक्षत्र होते थे, अब दूसरा नक्षत्र शुरू हुआ। कितना डिग्री से शुरू हुआ? 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक, या यूं कह सकते हैं कि 13 अंश 20 कला से लेकर 26 अंश 40 कला तक ये दूसरा नक्षत्र रहेगा। जी हाँ, ये मेष राशि में। अब देखते हैं कि इसमें कितना संख्या तक, क्या वो 13 इसी में आ जाता है? इसमें भी ऊपर के जैसा 9 टुकड़े विभाजन होगा, जैसे ऊपर में किए थे। मैं बताया था एक नक्षत्र का 9 इक्वल डिवीजन होता है। अतः यहां संख्या वहां 9 तक आ गया था, कुल 10 से 18 तक आएगा और इसमें ही 13 संख्या आएगा। ये जो 13 संख्या वंदा या वंदी बोली है वो इसी में आ गया, ये आ गया ना। तो ये 13 संख्या आ गया। तो अब हम यहां पे हमको क्या ज्ञात करना था कि कुंडली कैसे बनाएंगे। कौन कुंडली? प्रश्न कुंडली। तो ये जब हमारा आ गया तो हमारा मेष राशि क्लियर हो गया, जो कि लग्न माना जाएगा। जी हां, केपी कुंडली ही बनाने जा रहा हूं। केपी के अंतर्गत जो भाव चलित कुंडली होता है प्लेसिडस हाउस के आधार पे, तो जो हमारा कुंडली बनेगा वो वाला नहीं बनेगा, वैदिक ज्योतिष वाला लग्न कुंडली नहीं। लग्न कुंडली ही होगा, लेकिन ये प्लेसिडस हाउस बेस्ड होगा। बेस्ड माने निर्भर करते हुए, BACD बेस्ड। तो वो वाला पे अभी हम निर्भर करते हुए भाव चलित कुंडली या तो खुद बनाएंगे या अपने सॉफ्टवेयर से बनाएंगे, या रेडीमेड हमारे यहाँ बहुत सारा किताबों में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे इजी आजकल ऐप है या सॉफ्टवेयर है, उसके अनुसार हम पुट करेंगे, बन जाएगा। और नहीं भी बनेगा तो आप उसको नारायण चार्ट से देख सकते हैं। तो आइए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। अब मैं आप लोगों को ये तो बता दिया कि प्रश्न कुंडली कैसे बनेगा। वो जो 13 संख्या जो जातक आया था, बोला था कि मैं 13 संख्या सिलेक्ट किया 1 से लेकर 249 तक, और मैं करते करते आया 13 किस में आया? मेष राशि में आया। तो इस तरह से मेष लग्न का डिटर्मिनेशन हो गया। सॉफ्टवेयर में डालिएगा तो प्रश्न कुंडली बन के तैयार हो जाएगा। किसके आधार पे? लग्न कुंडली के आधार पे नहीं, प्लेसिडस हाउस केपी कुंडली के आधार पे, केपी सिस्टम के अनुसार। ठीक है, ये हो गया। उसका उद्देश्य क्या था? वो जो हमारा मतलब भाव चलित कुंडली या केपी कुंडली के अनुसार हमारा जो प्रश्न कुंडली तैयार हुआ, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य हमारा ये था कि हम उसको प्रिडिक्शन दे सके, जो उसका सवाल है कि मेरी इंटरव्यू आज क्लियर होगी या नहीं।
तो उसके लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी कुंडली के, किन किन हाउस का। देखिए यहाँ पे कारकत्व भी जानना जरूरी है। कारकत्व बोले तो किन किन हाउस से, देखिए हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी में हाउसेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसे वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत लग्न कुंडली में भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष है। राशियों का कम है, लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष है। देखिए आप कैसे समझते हैं। अगर एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, इंटरव्यू हो, तो कौन कौन यहां पे हाउसेज देखने पड़ेगी। 6th हाउस, 10th हाउस, किसका जो प्रश्न कुंडली बना किसके आधार पे, भाव चलित आधार पर, प्लेसिडेस हाउस कॉन्सेप्ट के आधार पर, यानी केपी सिस्टम के अनुसार या केपी सिस्टम के आधार पर, ठीक है। और 11th हाउस, 11th हाउस। अब सबके लिए ये नहीं देखना पड़ेगा, ये किसके लिए देखना पड़ेगा, इंटरव्यू जो मेरा क्वेश्चन था आज क्लियर होगा। ये इसका आंसर लेने के लिए तो क्या क्या देखना पड़ेगा, पहले इसका प्रोमिस देखना पड़ेगा। प्रोमिस किसको बोलते हैं, मतलब होने की पॉसिबिलिटी किसी भी घटना का या दुर्घटना का। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी खाली शुभ चीज को ही देखता है, अशुभ चीजें जो होने वाली है उसको भी बता सकता है, बशर्ते कि आपके और हमारे पास क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, 6th कस्पल सबलॉर्ड, 6th कस्पल सबलॉर्ड, ये कोई ना कोई प्लानेट ही होंगे। उसके बाद नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, या इसको बोल सकते हैं स्टार लॉर्ड भी, स्टार लॉर्ड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र स्वामी। अब ये जो होगा कोई ना कोई प्लैनेट ही होंगे, कस्पल सबलॉर्ड। कस्प माने हाउस, देखिए कस्प माने क्या होता है, CUSP, CUSP, कस्प माने हाउस, कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है। हाउस तो कस्पल मतलब घर से संबंधित जो सबलॉर्ड हुआ उसका कौन हुआ, ये वाला सबलॉर्ड नहीं, ये नीचे में जो है ये नक्षत्र का सबलॉर्ड है, उस हाउस का सबलॉर्ड। तो आपके ऐप में दिया रहेगा, जाके देखिएगा भाव स्वामी। तो भाव स्वामी में जब खोलिएगा, भाव में जाइएगा तो उसमें उप नक्षत्र दिया रहेगा। ये वाला उप नक्षत्र नहीं, ये सबलॉर्ड अलग है, दिस इज अनदर देन दिस, ये सबलॉर्ड अलग है। ये जब नक्षत्र पकड़ा जाएगा तब वो जाके खोजिएगा कि नक्षत्र का सबलॉर्ड क्या है, वो अलग है। वो नक्षत्र ग्रह में जाइए, खुद खोलिएगा ना एस्ट्रोसेज ऐप, तो आपको मिल जाएगा। आप देखिएगा और ये वीडियो देखिएगा, डेफिनेटली विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो आप देखिए 6th कस्पल सबलॉर्ड, तो मान लीजिए कि इसको शॉर्ट में CSL भी बोलते हैं। कस्पल सबलॉर्ड को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, CSL, कस्पल सबलॉर्ड, ठीक है, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पे गुरु हुए, कौन हुए, गुरु, और नक्षत्र लॉर्ड देख लेंगे। जब हमारा कस्पल सब लॉर्ड मिल जाएंगे, भाव मिल जाएगा, तो भाव के हमारे उप नक्षत्र स्वामी मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद हम उनका नक्षत्र लॉर्ड जो ग्रह मिले गए ये गुरु, इनका हम नक्षत्र लॉर्ड ढूंढ लेंगे उसी ऐप में, कोई माथामारी करने की जरूरत नहीं है। ये नक्षत्र लॉर्ड मिल जाएंगे और फिर नक्षत्र लॉर्ड मिल जाएंगे, उन्हीं का
सब लॉर्ड भी मिल जाएंगे। ये वाला सब लॉर्ड नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं, ये सब लॉर्ड और ये सब लॉर्ड अलग है। ये कस्पल सब लॉर्ड है, ये नक्षत्र लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड जो है इनका है। मैं तीनों का कार्य भी बताऊंगा कि क्या क्या काम है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो भाई ये इंटरटेनमेंट वाला नहीं है, ये जानकारी वाला है डेफिनेटली। अगर आपको सीखना है तो आपको देखना पड़ेगा। स्किप करके सोचिएगा स्मार्ट बन के कि छोड़ के और सीख ले, तो हमको नहीं लगता है कि आप में कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं। एनीवे, अब नक्षत्र लॉर्ड देख लेंगे कौन है। मान लीजिए बुध है। कौन है? बुध, मर्क्यूरी, ये बुध हो गए। उसके बाद अब देखेंगे कि उप नक्षत्र स्वामी यानी सब लॉर्ड कौन है। तो मान लीजिए कि यहां पे मंगल है। अब इनसे देखेंगे, यही जो ग्रह है, देखिए उप नक्षत्र हो या कस्पल सब लॉर्ड हो, कोई भी ग्रह के रूप में ही है। नक्षत्र स्वामी भी ग्रह ही होते हैं। नक्षत्र स्वामी यानी नक्षत्र लॉर्ड, स्टार लॉर्ड भी कहते हैं, वो ग्रह ही होते हैं। और हमारे कस्पल सब लॉर्ड वो भी ग्रह ही होते हैं। ये 9 ग्रह पे ही, चाहे नक्षत्र स्वामी हो, उप नक्षत्र स्वामी हो या कस्पल सब लॉर्ड हो, वो सब 9 ग्रह में से ही होंगे। आसमान से कोई दूसरा 10वां या 11वां ग्रह नहीं आएगा। कंफ्यूज नहीं होने का, ये सब बेसिक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि देखेंगे ये सिग्निफिकेटर, आप लोग सुने होंगे, एक बार बार वर्ड आता है और बहुत लोग सोचते होंगे ये सिग्निफिकेटर क्या है। ये कार्य का स्वामी। तो कोई भी भाव है किसी कार्य निमित्त होता है, जैसे 6वें भाव से कंपटीशन में सफलता, इंटरव्यू वगैरह एग्जाम में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाता है। तो वैसे ही हर घरों का जिम्मेवारियां होती है आपको फल देने से संबंधित किसी भी जातक के जीवन में। तो वैसे ही यहाँ पे कस्पल सब लॉर्ड का क्या काम है, ये कौन कौन भाव दिखाए, 6 और 10। 6 और 10 मैं क्या क्या बताया था। ये इंटरव्यू सफलता के लिए किन किन हाउसेज का देखेंगे, प्रोमिस, 6th का, 10th का और 11th का, ये तीनों हाउसेज का ऐसे ही निकालेंगे। अभी तो ये 6th का चल रहा है, देखिए ये 6th कस्पल सब लॉर्ड लिखा हूं, ये 6th हाउस लिख देता हूं, 6th हाउस, ये 6th हाउस का है, कंफ्यूज नहीं होने का है। ऐसे ही 10th का निकलेगा, ऐसे ही 11th का निकलेगा। और ये देखिए अब मैं बताऊंगा इसका। अब नक्षत्र लॉर्ड क्या क्या हाउसेज दिखा, ये नंबर ऑफ हाउसेज है, क्या है, नंबर ऑफ हाउसेज। और इसी एक्टिविटी के संदर्भ में, इसी गतिविधियों के चलते इनको सिग्निफिकेटर कहा जाएगा। हालांकि सिग्निफिकेटर कहना कोई जरूरी नहीं है। सिग्निफिकेटर क्यों बोला गया है, सिग्निफिकेट कर रहा है किन किन हाउसेज को, 6 और 10 को विनिर्दिष्ट कर रहा है। जी हाँ, मतलब संकेत दे रहा है कि ये हाउसेज मैं दिखा रहा हूं, मतलब इन हाउसों से संबंधित कार्य जब होगा तो इसके जो है कस्पल सब लॉर्ड कौन है, गुरु है, ठीक है। तो हमारे 6th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड क्या क्या हाउसेज दिखा रहे हैं, 6वें और 10वें, ठीक है। अब देखिए इन हाउसेज से संबंधित अगर आए तो समझेंगे कि इनका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। अभी अभी कहानी बाकी है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि वो से हो गया, अभी फाइनल डिसीजन बाकी है। अब नक्षत्र लॉर्ड का देखते हैं। नक्षत्र लॉर्ड जो है हमारा 6 और 11 दे रहे हैं, 6 और 11, देखिए 11 भी है। 3 हाउसेज में बताया, कर्कट तो इन सब का होता है, किसी भी इंटरव्यू एग्जाम में सफलता दिलाना। तो 6वां और 11वां ये क्या है, 6 11, ये नंबर ऑफ हाउसेज है, मतलब 6वां भाव और 11वां भाव, ठीक है। ये भी नंबर ऑफ हाउसेज है, कंफ्यूज नहीं होने का है, बेसिक है, इसलिए मैं पूरा ब्रेकअप दे दे के लिख रहा हूं हाउसेज। अब देखिए ये सब लॉर्ड मंगल हुए, तो इनका भी देख लेंगे कि कौन कौन हाउसेज दे रहे हैं, 10 और 11, ये नंबर ऑफ हाउसेज है। अब बता रहे हैं, देखिए ये पॉसिबिलिटी बताया, क्या बताया, यहां पे लिख देता हूं पॉसिबिलिटी
संभावना, तो संभावना कब अच्छा माना जाएगा? जब ये 6, 10 और 11 में से कोई अंक मिलता रहेगा, तो देखिए 6, 10 एक भी मिलेगा तो चलेगा, इनका अभी फाइनल डिसीजन नहीं है। ये मैंने ये दिखाए कस्पल की भैया पॉसिबिलिटी प्रोमिस है, मेहनत करेगा, तरीका अपनाएगा तो इसको सफलता मिले, लेकिन नहीं, ये 100% नहीं है। दिस इज द फर्स्ट डिनोशन। दूसरा जो है नक्षत्र लॉर्ड, ये हमारा फाइनल क्या बताता है? ये नक्षत्र लॉर्ड थोड़ी अंडरलाइन करने पे आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। ये नक्षत्र लॉर्ड बुध हुआ, 6-11 दिखा रहा है, तो नक्षत्र लॉर्ड फाइनल डिसीजन देता है कि इनका जो पॉसिबिलिटी है वो कंप्लीट होगा कि नहीं। तो 6 और 11 दे रहा है, मतलब 6th हाउस और 11th हाउस दे रहा है। ये मतलब कि ये एकदम मने अब लग रहा है कि इनका इंटरव्यू के लिए अब फाइनल डिसीजन जो है ये सवलॉर्ड देता है। ये क्या देता है? हरी झंडी देता है, एकदम फाइनल, नॉट टू बी मिस्ड आउट, मतलब मिस नहीं होगा। ये 10-11 दे दिया, देखिए 6, 10, 11, तो ये कोई जरूरी नहीं कि तीनों हाउस दे देगा या 2 हाउस देगा, हो सकता है एक भी दे दे, हो सकता है कि ये तीनों न दे करके कोई दूसरा अनदर हाउस दे दे, 2 और 7 दे दे, तो उसमें निगेटिव रिजल्ट आ जाएंगे। तो ठीक है, तो यहां पे ये दे दिया, मतलब ये क्या देता है? सवलॉर्ड क्या बताता है? फाइनल डिसीजन बताता है कि फल कैसा होगा, विजयी होंगे या हार जाएंगे। तो ये विजयी हो जाएंगे। विजयी बोले तो इंटरव्यू इनका 100% क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 6th हाउस के आधार पे हो गया। ये 100% पॉसिबिलिटी हो गया किसके आधार पे? 6th हाउस के आधार पे। सॉरी, अब फिर 10th हाउस को भी ऐसा हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं, वो तो 6th हाउस का हो गया। अब 10th CSL ऑफ शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग जान ही गए, कस्पल सबलॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद में यहां पे लिख देते हैं 11th CSL, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। तो मान लीजिए, और यहां पे NL माने नक्षत्र लॉर्ड, यहां भी NL। अब शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, शुरू वाला फुल लिखे थे, आप लोग समझ ही गए हैं। अब सब लॉर्ड, इसको फुल लिख देते हैं। ये भी सब लॉर्ड ही है, लेकिन ये कस्पल सब लॉर्ड है। तो अब देखिए, मान लिया जाए फॉर एग्जांपल कि हमारा 10th कस्पल सब लॉर्ड कौन आया? शनि। ये कौन कौन घर दिखाए? ये 10th और 11th दिखाए। नक्षत्र लॉर्ड कौन दिखाए? नक्षत्र लॉर्ड हमने हमारा दिखाया 11, और सिर्फ 11 दिखाए। और सॉरी, इसमें ये प्लैनेट लिखना भूल गए। मान लीजिए इसमें शुक्र, इसका शुक्र हो गया नक्षत्र लॉर्ड। इन्होंने दिखाया 11th हाउस। एज्यूम करके हम बता रहे हैं, सॉफ्टवेयर में आप नक्षत्र नाड़ी में जाइएगा ना, जब स्क्रिप्ट बनाइएगा प्लैनेट का, स्क्रिप्ट बोलते हैं कि कस्पल सबलॉर्ड हो गए या कोई भी प्लैनेट हो गया, कस्पल सबलॉर्ड को गोली मारिए। कोई भी प्लैनेट हो गया, जैसे सन हो गए, तो सन का नक्षत्र लॉर्ड कौन हुआ, उसके सब लॉर्ड कौन हुए, वो स्क्रिप्ट में दिया भी रहता है एस्ट्रोसेज ऐप में, नक्षत्र नाड़ी में। जी हाँ, या कोई भी दूसरा ऐप हो तो उसमें भी ऐसा मिलेगा। और यहां पे मान लीजिए कि यहां पे सूर्य हो गए सब लॉर्ड, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां पे इन्होंने दिया 6 और 10, ठीक है, तो यहां भी पॉजिटिव रिजल्ट है। ये तीनों हाउसेज में से एक भी हाउस अगर आ गया, मैं बता चुका हूं कि ये पॉसिबिलिटी बताते हैं, ये फर्स्ट सिग्नल देते हैं, लेकिन इनका स्ट्रेंथ कमजोर रहता है। इससे आप भापने, हाँ पॉसिबिलिटी प्रोमिस दिखा देंगे कि वादा है, कमिटमेंट है भाई मिलने का जीवन में। शुक्र क्या है? नक्षत्र, यही ये फाइनल डिसीजन देते हैं नक्षत्र। लेकिन इनका रिजल्ट कैसा होगा ये तो दे दिए कि मिलेगा भाई, लेकिन इंटरव्यू में सफलता मिलने की इन्होंने प्रबल संभावना जताई, लेकिन फाइनल डिसीजन ये भी नहीं दिए। ये कहते हैं भैया चल जाओ सब लॉर्ड के पास, वो बता देगा तुमको क्लियर। तो सब लॉर्ड बोला कि हाँ भाई 6वां और 10वां भाव आ रहा है, ये हाउसेज का नंबर है आपका, इसके आधार पे भी 100% पॉसिबिलिटी हो गई। क्या हो गई? 100% पॉसिबिलिटी हो गई। यहां आइए देख लेते हैं, यहां पे मान लीजिए कि आपका बुध हो गए, मरक्यूरी,
यहां पे इन्होंने दिया 6th and 11th, और यहां पे नक्षत्र लॉर्ड आपका कोई हो गए, यहां पे गुरु मान लीजिए, और इन्होंने दिया 2 और 11। कोई जरूरी नहीं है ना कि हमेशा पॉजिटिव ही देंगे, लेकिन अभी भी बचा है 11 एक है 3 हाउसेज में से। और 100 लॉर्ड पर दे दिए कौन कौन, 8, 12 और 11। देख लीजिए, जाते जाते बच गया, ये 8वां हाउस दे दिए और 12वां हाउस दे दिए, जो कि ये त्रिक भाव का है, तो उसमें 6 नहीं आता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में 6 जो है ना, क्यों नहीं आया? त्रिक भाव में वैदिक ज्योतिष का अनुसार आया, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में अशुभ इसलिए नहीं माना जाएगा कि वैदिक ज्योतिष में भी 6th हाउस जो है सिर्फ रोग ऋण शत्रु नहीं देता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाता है, इंटरव्यू वगैरह में भी सफलता दिलाता है, किसी भी कंपटीशन में सफलता दिलाता है। तो दैट्स व्हाई हियर इज आल्सो दिस हाउस विल प्रोवाइड द पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड रिस्पॉन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड कंपटीशन। दैट्स व्हाई यहां पे देख लेते हैं, यहां भी ये अब देखते हैं कौन रिपीट हुआ। ज्यादा देखिएगा, जो शुभ भाव है ये इंटरव्यू में सफलता या एग्जाम के लिए 6, 10 और 11, तो मान लीजिए इसमें 6 और 11 दोनों आया, इसमें 2 और 11 आया, इसमें 8, 12 दे दिया, त्रिक भाव का 2 हाउस, लेकिन 11 एक दिया है। ये देखिए, सब पे ये कर देता हूं अंडर मार्क, तो इसका मतलब है कि यहां भी 100% पॉसिबिलिटी बन गई। तो हम प्रिडिक्शन क्या देंगे? हम प्रिडिक्शन देंगे कि आपका जो इंटरव्यू है आज होने वाला, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द सक्सेस। आप पास होने जा रहे हैं, यानी कि आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कहानी कहां से उठा, 13 नंबर से प्रश्न कुंडली बना। हमको आना कहां था? फाइनली तो आना था कि उसका इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं, लेकिन उसके पहले यहां आना था, यहां पे डायग्नोस करना था। ये डायग्नोसिस होता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, केपी एस्ट्रोलॉजी को पिन पॉइंट प्रिडिक्शन सिस्टम बोलते हैं, अदर वर्ड में, दूसरे भाषा में। तो आप लोगों को अगर बताने का, मेरा समझाने का पैटर्न अच्छा लगे केपी एस्ट्रोलॉजी में, तो तमाम तरह का वीडियो आएगी। आज सिर्फ दिखावा वाला नहीं आएगी। ये समझिए कि एक पेड अप क्लास चल रहा है, मैं पैसा नहीं लूंगा, ना ले रहा हूं, लेकिन ये जस्ट लाइक दैट चलेगा। ठीक है? तो इस तरह से आप रेगुलर मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए केपी सिस्टम के लिए ला सकूं। और पहले का भी वीडियो मेरा है, देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।